जब भी हमारी कभी सेक्स ड्राइव कम होती है या लिबिडो जिसको कहते हैं वो कम होता है तो हमें लगता है कि सिर्फ टेस्टोस्टेरोन का प्रॉब्लम, बट ये टेस्टोस्टेरोन का सिर्फ प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। ऐसे मल्टीपल और भी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो आज मैं सिर्फ हार्मोन की बात करूंगा, बाकी अदर जो रीजंस होते हैं एंजाइटी और वो सब, उनकी बात नहीं करूंगा। तो अगर हार्मोन चेक कराना है तो ऑब्वियसली टेस्टोस्टेरोन टोटल कराना है, टेस्टोस्टेरोन की पूरी प्रोफाइल करानी है। उसमें क्या आएगा, टेस्टोस्टेरोन टोटल, फ्री टेस्टोस्टेरोन और एसएचएस एसएचबीजी। तो ये तीनों जब आप कराएंगे तो पूरी प्रोफाइल टेस्टोस्टेरोन की चेक होगी। अगला जो मोस्ट कॉमन है, वो लोग टेस्ट नहीं कराते या उनको पता नहीं चलता है, वो है सीरम प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का हाई होना, लिबिडो लॉस होना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये सबसे ज्यादा उन लोगों में होती है जिनका लाइफस्टाइल बहुत खराब है, कार्बोहाइड्रेट रिच मील्स हैं या थायराइड। सीरम प्रोलैक्टिन को भी चेक कराना जरूरी। अगला जो हार्मोन है कराना जरूरी है वो थायराइड प्रोफाइल है। ये तो ऑब्वियस ही है कि थायराइड प्रोफाइल पूरा मेटाबॉलिक फंक्शन को कंट्रोल करता है। अगला जो हार्मोन है वो हमें चेक कराना है आपका इंसुलिन हार्मोन। तो उसमें फास्टिंग इंसुलिन और खाने के बाद वाला पीपी इंसुलिन हमें ये चेक कराना है। तो अगर हम सिर्फ हार्मोन पे फोकस करें और लिबिडो को के लिए डायग्नोस, तो लिबिडो को अगर की प्रॉब्लम है तो हमें हार्मोन्स जो कराने चाहिए वो ये चारों तरह के चारों ग्रुप हार्मोन है जो हमें कराने चाहिए। आपने कभी पंप के बारे में देखा होगा, कैसी मैकेनिज्म उसकी होती है। तो पंप क्या काम करता है, किसी फ्लूइड को या एयर को पुश करता है। अब पंप के पास वो एयर या फ्लूइड आना भी तो चाहिए, तो पंपिंग पुशिंग पावर के साथ साथ उसकी शकिंग पावर भी होनी चाहिए, बट हमेशा पुशिंग पावर हमेशा ज्यादा हो। तो हार्ट भी एक तरह का पंप है। तो हार्ट पुश तो कर सकता है ब्लड को बहुत तेजी के साथ, प्रेशर के साथ, बट ये खींच नहीं सकता लिक्विड को। यानी कि हार्ट के सिनेरियो में क्या लिक्विड है यहाँ पे, ब्लड। तो ब्लड को उतनी तेजी से खींच नहीं। अब इमेजिन करो एक सिचुएशन कि जब आप खड़े हो, बैठे हो, तो ब्लड आप पैरों में भी तो है, फुट में भी तो है, थाइज में भी तो है। वो ब्लड जो आपके हार्ट से इतना दूर है, वो नीचे है, अगर उसको हार्ट तक आना है तो उसको ग्रेविटी भी नीचे खींच रही है, गुरुत्वाकर्षण जिसे कहते हैं, वो ग्रेविटी भी नीचे खींच। और मैंने हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि हार्ट की सकिंग पावर यानी कि खींचने की शक्ति उतनी नहीं है, पुश करने की है। तो ये नीचे से ऊपर कैसे ब्लड आए। तो क्या होता है कि जो हमारी लेग में जो मसल्स सोलियस और गैस्ट्रोनीमियस, तो जो हम वॉक करते हैं या एक्टिव होता है तो ये मूव करती है मसल्स। तो जो उसके अंदर जो आसपास वेन्स हैं जहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो रहा है, जहाँ ब्लड की पूलिंग हो रही है, कि जब पुश होता है तो ब्लड को थोड़ा सहारा मिल जाता है ऊपर आने को। इसीलिए ह्यूमन एनाटॉमी जब हम पढ़ें, इसके लिए एक वर्ड यूज किया गया है, सोलियल पंप। यानी कि आपकी जो कफ का यानी पिंडली की जो मसल्स हैं वो एक पंप की तरह काम करते हैं। ये कब करेंगी, जो वो स्ट्रांग होंगी और आप एक्टिव होगे। आप वो मसल स्ट्रांग कब होंगी, जब आप खुद एक्टिव होगे लाइफ, और जब आप एक्टिव होगे तो वो और काम करेंगे। तो सोलियल पंप या सेकेंड हार्ट ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, यानी आपकी पिंडलियों की मसल्स को सोलियल पंप या दूसरा हृदय भी कहते हैं। इसीलिए एक्टिव होना लाइफ में बहुत जरूरी है। जो एक्टिव होते हो तो आपकी जो लेग मसल्स हैं तो आपके दिल का या हार्ट का एक सहारा बनती हैं, और जो दिल का काम है, जो उसका वर्कलोड है, वो कम हो जाता है। तो आपका हार्ट ज्यादा सालों तक चलता है एक हेल्दी वे में। अगर मैं आपसे पूछूं क्या चपाती बुरी है, अगर आप मुझसे पूछें क्या चपाती बुरी है, मेरा आंसर होगा नहीं। क्या राइस बुरा है, मैं कहूंगा नहीं। क्या दालें बुरी है, मैं कहूंगा नहीं। क्या नॉनवेज बुरा है, मैं कहूंगा नहीं। राइट, क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या लीवर है, इनको इस तरह से नहीं लेता। वो दाल को दाल की तरह नहीं लेता, वो राइस को राइस की तरह नहीं लेता, वो ग्रेन्स को ग्रेन्स की तरह नहीं लेता। राइट, तो वो लेता है दो तीन चीजें जो है ना माइक्रोन्यूट्रिएंट, उनकी तरह ले। तो कोई भी वेजिटेरियन फूड को डिफेम करना या उसको विक्टिमाइज करना ये अच्छा नहीं है। चपाती बुरी नहीं है, रोटी बुरी नहीं है, राइस बुरा नहीं है, बट लीवर हमारा उसको किस तरह से लेता है कि कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना फैट है। आप चाहे अगर आप राइस खाओ चाहे ग्रेन्स डाले, तो राइस में 80% कार्बोहाइड्रेट, चपाती या रोटी में 80% कार्बोहाइड्रेट और दालों में 60% कार्बोहाइड्रेट। तो लीवर जब उसको खाएगा तो उसको 60% कार्बोहाइड्रेट मिलेगा जब आप दाल खाओ। ग्रेन्स और उसमें राइस में 80% मिल जाएगा। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ फूड जो होते हैं ना, डिफरेंट टाइप ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट की सोर्स होते हैं। तो हमें दाल, ग्रेन, सब्जियां, फल, इस तरह के ग्रुपिंग करने से फूड्स की अच्छा है कि हम मैक्रो पे फोकस करें। लाइक कि आज मुझे प्रोटीन कितना चाहिए, ब्रेकफास्ट में कितना चाहिए, तीनों मील में कितना चाहिए, कितना मैं कार्बोहाइड्रेट टॉलरेट कर सकता हूँ और कितना फैट टॉलरेट। तो जितना भी इंडियन जेनेटिक्स है या इंडियन लोग हैं, जैसी उनकी फिजिक है, एक्टिविटी है, तो वो 2 डिजिट से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट टॉलरेट नहीं कर सकते। 2 डिजिट का मतलब होता है आपको किसी भी हालत में 100 ग्राम को टच नहीं करना है कार्बोहाइड्रेट 24 घंटे में। इससे ज्यादा आप टच करोगे तो वो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट फैट में कन्वर्ट होगा और भी कई तरह की बीमारियां आएंगी। तो ओनली मंत्रा इज कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट कभी भी 100 ग्राम को टच नहीं करना है। आज आपको मैं लिपिड प्रोफाइल को सिंपल करने का एक तरीका बताता हूँ। लिपिड प्रोफाइल में बहुत सारे नंबर दिए रहते हैं, तो अगर आप मेडिकल फील्ड से नहीं हो तो सारे नंबर पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल एक चीज करना, आप अपना ट्राइग्लिसराइड का लेवल देख लेना और एचडीएल का लेवल। तो ट्राइग्लिसराइड तो कॉल्ड हम बैड फैट भी कह सकते हैं और एचडीएल को हम गुड फैट भी कह सकते हैं, है ना। तो ट्राइग्लिसराइड डिवाइडेड बाय एचडीएल, अगर आपका रेशियो लेस देन 2 मेंटेन करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा
फोकस नहीं करना है टोटल कोलेस्ट्रॉल पे या एलडीएल पे। बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट वर्ल्ड वाइड क्या करते हैं कि वो केवल एलडीएल का लेवल देख के या टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल देख के आपकी स्टैटिन या इस तरह की दवाइयां स्टार्ट कर देते। बट अगर आपने मेंटेन किया हुआ है ट्राइग्लिसराइड डिवाइडेड बाई एचडीएल, उसका रेशियो लेस देन 2 है, तो जब रेशियो लेस देन 2 का मतलब क्या है, आपको ट्राइग्लिसराइड का नंबर कम रखना है। वो कैसे कम रखना है इसके बारे में मैंने पिछली रील में बताया, पिछली की पिछली वाली में। अगर इस रेशियो को कम रखना है तो ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम रखना। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, एचडीएल का लेवल हाई कर सकते, रेशियो कम हो जाएगा। तो एचडीएल को हाई करने के भी 4-5 तरीके हैं। उसमें क्या है, पहली तो एक्सरसाइज है, तीनों तरह की एक्सरसाइज, जिसमें वेट ट्रेनिंग भी करनी है, कार्डियो भी करनी है, स्ट्रेचिंग या योगा भी करनी है। बाकी लाइफ स्टाइल में क्या है, लेस कार्बोहाइड्रेट रखना है, नॉट मोर देन 3 डिजिट लाइक 99 ग्राम से ज्यादा नहीं रखना है पर डे। और क्या करना है, गुड फैट को ऐड करना, तो उसमें डेयरी फैट भी आ जाएगा, ओमेगा 3 भी आ जाएगा, हर तरह के फैट को उसमें इंक्लूड कर। राइट, सनलाइट का एक्सपोजर डेली बेसिस पे करनी है, लाइक सुबह दोपहर शाम जब भी मौका मिले। और एक विटामिन इसमें हेल्प कर सकता है, विटामिन B3, इसको नियासिन भी कहते हैं, तो उसकी हाई डोज लाइक 500 मिलीग्राम टू 1000 मिलीग्राम पर डे। तो ये 4-5 चीजें करने से हम एचडीएल का लेवल बढ़ा सकते हैं। तो लिपिड प्रोफाइल में आपको केवल ये रेशियो पे ज्यादा फोकस। कई बार देखा होगा कि जब भी हम कोई लो कार्ब डाइट करते हैं या डाइटिंग करते हैं, या कुछ लोग कार्निवोर डाइट भी करते हैं, कार्निवोर डाइट में केवल मीट और अंडे चलता है, या कीटो डाइट करते हैं, तो देखा होगा कि एलडीएल काफी बढ़ जाता है एंड समटाइम टोटल कोलेस्ट्रॉल भी काफी बढ़ा हुआ होता है। तो क्या ये हमेशा ये गलत है या ये डेंजरस है बॉडी के लिए? तो ये हमेशा ये डेंजरस नहीं है बॉडी के लिए। कई सिचुएशंस में ये पॉजिटिव चीज होती है। जनरली ऐसा क्या होता है, क्योंकि जब आप इस तरह का कुछ डाइटिंग करते हो, कार्निवोर डाइट या कीटो डाइट या हाई प्रोटीन डाइट, और कार्ब कम करते हो, तो क्या करता है कि फैट का जो बर्निंग है ना वो ज्यादा होता है। जब फैट की बर्निंग ज्यादा होगी तो उसका ट्रांसपोर्ट भी ज्यादा होगा। उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो आपका लीवर है ना, वो उस कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, व्हीकल्स पे होगा ना, कोई उसको लेके जाएगा ब्लड में, वो एलडीएल वो काम कर, वो जो फैट है ना उस ट्रांसपोर्ट का काम कर। तो जनरली अब जब फैट आप ज्यादा बर्न कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो बढ़ेगा। या इवन जो लोग फैट लॉस करते हैं उसमें भी एलडीएल बढ़ जाता है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है ना। तो ये पता कब करें कि कब ये सही है कब गलत है? तो अगर आपका ट्राइग्लिसराइड कम है, लाइक 2 डिजिट में है तो बहुत अच्छा है। अगर 150 से भी 150 से कम है तब भी ठीक। और एचडीएल ज्यादा है, एक रेशियो मैं आपको बताता हूँ, ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल का रेशियो अगर 2 से कम है, तो अगर आप एलडीएल बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। इसके साथ साथ अगर आपका 3 मंथ का एवरेज शुगर, HbA1c, फास्टिंग इंसुलिन और HSCRP जो इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स हैं, ये सारे ठीक हैं, केवल एलडीएल और कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी वो मार्कर ठीक होने चाहिए, लेकिन अगर वो मार्कर भी गड़बड़ है तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, और जो भी डाइटिंग आप कर रहे हैं उसको तुरंत बंद करने की जरूरत है। जो बीएमआई होता है वो हमारी ओबेसिटी को देखने का एक सही तरीका नहीं है, क्योंकि किसी का मसल मास ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। वो बीएमआई तो पूरा वेट लेगा, तो इससे एग्जैक्टली पता नहीं। इसलिए मैं आपको एक रेशियो बताता हूँ, मेल और फीमेल में थोड़ा अलग होता है। इसमें होता है वेस्ट एंड हिप का रेशियो। तो वेस्ट का आपको सबसे नैरो पॉइंट लेना है, जहाँ पे सबसे कम है वेस्ट, वो वाला मेजरमेंट लेना है, और हिप पे वो वाला मेजरमेंट लेना है जो सबसे मैक्सिमम है। तो इतना याद रखना, वेस्ट का मिनिमम लेना है, हिप का सबसे मैक्सिमम लेना है सरकमफ्रेंस। आप इंची टेप से नापोगे, मेजरिंग टेप से, और आप डिवाइड करोगे वेस्ट मेजरमेंट को हिप मेजरमेंट। तो मेल्स में बेस्ट होता है 0.9 या उससे कम, और अगर 1 से ज्यादा है तो बहुत ज्यादा रिस्क मेटाबॉलिक प्रॉब्लम का। और फीमेल में ये कम होता है, 0.9 से ज्यादा है तो फिर अगेन मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। डिटेल में कैप्शन में भी डाल दूंगा। तो ये ज्यादा एक्यूरेट तरीका है कैलकुलेट करना कि आपकी बॉडी में खराब फैट या विस्टल फैट कितना है, और क्या फ्यूचर में रिस्क होने वाले हैं मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स को लेके, लाइक ओबेसिटी, पीसीओडी, टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन और जितनी भी इस तरह की